तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे जो है घर्षण के नियम। ठीक, चाहे आए प्रश्न घर्षण के नियम लिखिए, चाहे आए सीमांत घर्षण के नियम। ठीक, घर्षण बल तभी काम करता है जब वस्तु चलने के लिए प्रेरित होती है या चलती है किसी तल पर। चलने के लिए प्रेरित हो जाए या चलने लगे, कहाँ पर? तल पर। यानी कि घर्षण बल लगने के लिए संपर्क तल का होना आवश्यक है। अगर ये वस्तु रखी है तो इन तलों के बीच में कोई घर्षण बल नहीं है। लेकिन इस वस्तु पर हमने 1 न्यूटन का बल लगाया और वस्तु क्या है? स्थिर है। क्या है ये? तो इस बल को कौन कैंसिल कर रहा है? घर्षण। तो इसका मतलब पीछे क्या लगा है? घर्षण लगा है। और इस घर्षण को यस कहेंगे। यस का मतलब स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब स्थिर, है ना। और हिंदी में इसको बोलते हैं स्थैतिक, है ना। स्टैटिक और हिंदी में भी स्थैतिक। अगर ध्यान दोगे तो वो उच्चारण वही है। ठीक, तो स्थैतिक घर्षण को हम क्या बोलते हैं? यस। और अभी अगर हम मान लेते हैं यहाँ 2 न्यूटन लगाए, वस्तु वही है, अभी भी वस्तु क्या है? रुकी है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे भी फिर एफ काम कर रहा है। यहाँ एफ कितना है? 1 न्यूटन। और यहाँ एफ कितना है? इसका अर्थ होता है कि स्थैतिक घर्षण अपने को बाह्य बल के बराबर करता जाता है। वो भी बाह्य बल कौन सा? तलों के समांतर बल। तो स्थैतिक घर्षण किसके बराबर होता है? स्थैतिक घर्षण बल किसके बराबर होता है? बोलो। बाह्य बल जो संपर्क तल के क्या हो? समांतर हो, या संपर्क तल के समांतर, संपर्क तल के समांतर बाह्य बल। ठीक, अगर हम कहते कि ये एक बक्सा है, इसको एक लड़का ऐसे खींच रहा है रस्सी लगाकर, और यहाँ ये 20 न्यूटन है। ठीक, मान लेते हैं कि ये जो क्षैतिज से कोण बना रहा है ये 60 डिग्री है। कितना है? अब ये वस्तु चली नहीं, तो इसका मतलब इन तलों के बीच में क्या काम कर रहा है? स्थैतिक घर्षण। तो अब बताओ ये स्थैतिक घर्षण किसके बराबर होगा? 20 न्यूटन के? आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने कहा कि स्थैतिक घर्षण संपर्क तल के, ये देखो, संपर्क तल के समांतर जो बाह्य बल लगेगा उसके बराबर होगा ना। वस्तु रुकी भी हुई होनी चाहिए, चल देगी तब स्थैतिक घर्षण नहीं होगा, तब गतिक घर्षण होगा। तो कुल बल तो 20 न्यूटन है, लेकिन इसको क्षैतिज रूप में चलने के लिए कौन जिम्मेदार है? 20 न्यूटन नहीं, क्योंकि 20 के 2 घटक हो जाएंगे। तो हम 20 का एक घटक यहाँ से लंब डाल लेंगे, तो 20 का ये घटक आएगा क्या? 20 का 60, और इसका एक लंबवत घटक होगा, यहाँ से लंब डालोगे। वेक्टर का घटक निकालना हम बताए हैं, तो ये हो जाएगा 20 sin 60। तो बताओ इसको क्षैतिज पे जो इनका संपर्क तल है ये, इसके समांतर कौन बल काम कर रहा है? 20 का 60, और का 60 का मान होता है 1/2। तो ये कितना हो गया? 10 न्यूटन। तो यहाँ एफ एस किसके बराबर होगा? क्यों? क्योंकि हम ये किस बल के बराबर होता है? स्थैतिक घर्षण, बाह्य व संपर्क तल के समांतर लगने वाला बाह्य बल। ठीक, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि चाहे जो बल, जो बाह्य बल लगाया जाएगा वही घर्षण बल के बराबर होगा, ऐसा ज़्यादातर लोग पढ़ा देते हैं, तो हो जाता है गड़बड़। तो हमें कौन सा बल चाहिए? हमें वो बल चाहिए जो संपर्क तल के पैरेलल हो, समानांतर हो। ठीक, तो जब धीरे धीरे हम बल ये बढ़ाते जाते हैं, मान लो ये क्षैतिज बल है 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, बढ़ाते जाते हैं, तो एक अधिकतम बल तक ही ये
घर्षण वस्तु स्थिर रहती है, उसके बाद क्या होगी, वो वस्तु चलने लगेगी। तो जब वस्तु स्थिर रहती है तो स्थिर अवस्था में जो अधिकतम घर्षण बल लगता है वही हमारा क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण। ठीक है ना। तो स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण के नियम लिखिए, ऐसा प्रश्न तुम लोग लिख लेना। तो पहला नियम क्या है कि सीमांत घर्षण का मान जो होता है वह संपर्क तलों के समांतर व उस दिशा में होता है उस दिशा मतलब सीमांत घर्षण की जो दिशा होती है वह संपर्क तल में उस दिशा के विपरीत होती है जिस दिशा में वस्तु चलने के लिए प्रेरित होती है। ठीक है ना। तो पहला नियम तुम्हारी जो किताब में लिखा है वो भी ज़रा चेक कर लो, जो तुम लोगों ने लिखा होगा। सीमांत स्थैतिक घर्षण का परिमाण संपर्क तलों की प्रकृति यानी कि चिकनेपन व खुरदुरेपन पर निर्भर करता है, यह तलों के आकार तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। चलो ठीक है, ये हम दूसरा बताते। तो सीमांत घर्षण का जो मान होता है वो क्या करता है, वो संपर्क तलों के चिकनेपन व खुरदुरेपन पर निर्भर करता है तथा प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यह तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यानी कि अगर एक टायर है तो चाहे वो पतला टायर हो चाहे वो मोटा टायर हो, वो अगर किसी तल पर सड़क पर चल रहा है तो चौड़ा टायर है कि पतला टायर है, इससे घर्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। घर्षण उतना ही रहेगा अगर वो टायर उसी ब्रांड का है, उसी तरह का है और सड़क उसी तरह की, अगर उसको बदला ना जाए तो। ठीक है ना। अगर टायर दूसरा है, कोई रबड़ का है, कोई दूसरी तरह टाइप की रबड़ का है, तो उनके बीच में घर्षण चेंज होगा। वह प्रकृति वह एरिया पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना। और घर्षण बल की जो दिशा होती है, दूसरा नियम है, दिए गए तलों के लिए घर्षण बल संपर्क तलों के स्पर्श रेखीय अथवा समांतर होता है और इसकी दिशा आरोपित बाह्य बल के विपरीत होती है जिसमें कोई वस्तु चलने के लिए प्रेरित होती है। तो इसी को हमने पहले बता दिया था कि घर्षण बल की दिशा जो होती है, सीमांत घर्षण बल की जो दिशा होती है वह संपर्क तलों के समांतर व उस दिशा के विपरीत होती है जिसमें वस्तु चलने के लिए प्रेरित होती है। प्रेरित हो रही है, अब चले या न चले। और तीसरा जो इसमें नियम है वो क्या है कि स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान यानी सीमांत घर्षण को हम एफ मैक्स कहते हैं। एफ से तो स्थैतिक घर्षण, लेकिन स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान सीमांत घर्षण। तो एफ मैक्स जो होता है वो सीमांत घर्षण का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तीसरा नियम। ठीक। तो एफ मैक्स अनुक्रमानुपाती आर के, तो एफ मैक्स बराबर म्यू एस इंटू आर। किताब में केवल एफ लिखा है, थोड़ा ठीक कर लेना। ठीक। तो अपना जहाँ तुम लिखना एफ मैक्स लिखना, क्योंकि हम ये सीमांत घर्षण की वैल्यू को फाइंड आउट करने चल रहे हैं। ठीक। क्लियर हुआ। तो सीमांत घर्षण का अधिकतम मान, सीमांत घर्षण तो अधिकतम मान ही होता ही है, यानी स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक। ये चीज़ हो गया। तो ये तुम्हारा 2 से 3 नंबर का एक प्रश्न। अगला देखो, घर्षण कोण होता है, क्या होता है ये घर्षण कोण? पढ़ाए तो नहीं थे ये? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या होता है? देखो, चलो वस्तु है, ये संपर्क तल है, मान लेते हैं इस पे सीमांत घर्षण बल क्या लग रहा है। देखो, जब बल लगाया जाता है तो घर्षण बल पैदा होता है। जब बल लगाओगे तो क्या होगा? घर्षण बल पैदा होगा। और घर्षण बल किस दिशा में पैदा होता है? हाँ, बाह्य बल के मतलब उस दिशा में जिधर गुटका चलने की तरफ प्रेरित होता है। तो चलो एफ मैक्स लगा है ये। और इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल कितना काम करेगा? ये आर। अभिलंब प्रतिक्रिया बल कितना काम करेगा? आर। अब इन दोनों का परिणामी निकालने के लिए क्या करोगे? समांतर चतुर्भुज का नियम लगाओ। एक वेक्टर के शीर्ष से दूसरे वेक्टर के समांतर और पहले वेक्टर के शीर्ष से दूसरे के समांतर।
तो ऐसे ऐसे अगर समांतर रेखाएं खींचोगे समांतर चतुर्भुज नहीं तैयार हो गया। अब क्या है ये, इनका विकर्ण खींचो और यही विकर्ण तो इन दोनों का जोड़ होगा। जब दो वेक्टरों को एक ही बिंदु से उनके बीच का कोण बनाते हुए खींच लेते हैं तो उन वेक्टरों के प्रारंभिक बिंदु से खींचा जाने वाला विकर्ण उनके परिणामी को प्रदर्शित करता है। ये वेक्टरों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम है। ठीक, तो अगर इसको हम P से बोल दें, P है ना, तो ये है अभिलंब प्रतिक्रिया बल और सीमांत घर्षण का परिणामी। अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाता है ये कोण, इसी को हम घर्षण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण कोण कहते हैं। तो हम लोग परिभाषा में क्या लिखेंगे कि सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का परिणामी बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल से जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। इसे थीटा एस से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद इसमें लिखा क्या जाएगा? अब घर्षण कोण व घर्षण गुणांक में संबंध, अगर तुमसे पूछा जाए कि घर्षण गुणांक व घर्षण कोण में संबंध स्थापित कीजिए, तो घर्षण गुणांक, इसके बाद की जो हेडिंग तुम्हारी होगी वो घर्षण गुणांक व घर्षण कोण में संबंध। क्या संबंध होगा? चलो देखो, तो यहाँ यही फिगर हम देखेंगे चित्र में, यही चित्र बनेगा। चित्र में ये एफ एस मैक्स, ये लंबाई है ना, ये आर है, ये एफ एस मैक्स है, तो ये भी लंबाई तो एफ एस मैक्स हो जाएगी परिमाण में। ये लंबाई ही तो इसका परिमाण है, ये एफ एस मैक्स हो जाएगा, ये एफ एस मैक्स है तो ये आर है। तो एफ एस मैक्स अपान आर बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, टेन थीटा एस नहीं हो जाएगा? थीटा एस को क्या कहते हैं? घर्षण कोण। अब एफ एस मैक्स का फार्मूला भी पीछे तुम निकाले हो, म्यू एस इंटू आर अपान आर बराबर टेन थीटा एस। तो आर आर कट गया, तो म्यू एस को ही तो घर्षण गुणांक कहा जाता है। यहाँ पे लिख लेना कि जहाँ म्यू एस एक नियतांक है जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक कहते हैं। और इसका कोई मात्रा, कोई विमा नहीं होती, क्योंकि ये भी बल है और ये भी आर भी क्या एक बल है। तो जब इधर जाएगा तो बल बटा बल, दोनों के मात्रक कट जाएंगे, कोई मात्रक इनका नहीं होगा, ना कोई विमा होगी। तो म्यू एस बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा एस। ठीक, इसके बाद एक प्रश्न हम लोग लिखेंगे कि यदि घर्षण कोण का मान 60 अंश है तो घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। घर्षण कोण का मान 60 अंश है तो घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। तो घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा? म्यू एस बराबर टेन थीटा एस। तो घर्षण गुणांक का मान कितना है? 60 डिग्री। तो टेन 60 का मान √3 यानी कि 1.732। ठीक है, हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें अगर कोई पूछे कि यदि घर्षण गुणांक का मान 0.5 है तो घर्षण कोण का मान ज्ञात कीजिए। घर्षण गुणांक का मान 0.5 है तब घर्षण कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये भी एक प्रश्न लिख लेना। तो अब की बार क्या दिया गया है? म्यू एस बराबर 0.5। तो म्यू एस बराबर क्या होता है? टेन थीटा एस। फार्मूला क्या है? म्यू एस बराबर, अब कि थीटा एस पूछा गया है घर्षण कोण, तो 0.5 बराबर,
तो ये 1/2 हो जाएगा ना, है ना। तो 1/2 बराबर tan थीटा एस। तो थीटा एस बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो tan थीटा में कोई 1/2 मान नहीं होता, मतलब हमें पता नहीं है, होता तो है ही, लेकिन 1/2 का मान हमें थीटा में पता नहीं है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 या 0.5 लिख दो, एक के बात है। अब 1/2 लिखने का कोई मतलब ही तो नहीं है, बोलो। tan इनवर्स चाहे 0.5 लिखो चाहे 1/2 लिखो, हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तुम्हारा टॉपिक चल गया, ठीक, जिसमें घर्षण कोण की परिभाषा और घर्षण गुणांक का मात्रक बीमा कुछ नहीं होता, और सीमांत घर्षण के नियम, ठीक है ना। बढ़िया से इसको तैयार कर लो।